क्लास 9। आज हम इस क्लास में क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8.1, उसको सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 के जितने भी थ्योरम्स थे वो हमने प्रूव करा दिए हैं। अब इन थ्योरम्स का अब हमें एप्लीकेशन देखना है कि कैसे इन थ्योरम्स का हम एप्लीकेशन क्वेश्चंस में करेंगे। तो चलो एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं पहले। द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13। जो हमारा एंगल्स दिया हुआ है, चारों एंगल्स, एक क्वाड्रिलेटरल है उसमें 4 एंगल्स होंगे, तो चारों एंगल्स का जो रेशियो है वो 3:5:9:13 है। देन फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो उस एंगल्स के चारों एंगल्स को हमें बताना है। तो देखो, सपोज हमने एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया, सपोज ABCD, उसके 4 एंगल्स हैं। अब इसमें दिया हुआ है कि एंगल A रेशियो एंगल B रेशियो एंगल C रेशियो एंगल D इज इक्वल टू 3:5:9:13। तो हमें इन चारों एंगल्स को बताना है। तो देखो भाई, हमें पता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जो चारों एंगल्स का सम होता है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। इसका मतलब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री होगा। ठीक है। अब देखो, चूंकि ये रेशियो हमें दिया हुआ है तो हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल A को हम 3 into सम कांस्टेंट x लिख सकते हैं। एंगल A को हम 3x लिख सकते हैं। फिर प्लस एंगल B की जगह पे हम 5x लिख सकते हैं, प्लस एंगल C की जगह पे 9x, और फिर लास्ट में प्लस D, तो D की जगह पे 13x इज इक्वल टू 360। ठीक है। तो अब इन सबको हम ऐड कर दें तो 3x प्लस 5x 8x प्लस 9x 17x प्लस 13x इज इक्वल टू 360। ठीक है। तो यहां से x इज इक्वल टू आ जाएगा 360 अपॉन 30। तो 360 अपॉन 30 कितना हुआ? 12 हो गया। x की वैल्यू 12 हो गई। अब देखो, एंगल A हमने कितना माना था भाई? 3x। तो एंगल A कितना हो जाएगा? एंगल A इज इक्वल टू 3x, यानी कि 3 into 12 ये हो जाएगा 36 डिग्री। फिर एंगल B इज इक्वल टू 5x है, तो ये हो जाएगा 5 into 12 60 डिग्री। फिर एंगल C इज इक्वल टू 9x है, यानी कि 9 into 12 108 डिग्री। और एंगल D इज इक्वल टू कितना है? 13 into x, 13 into x, यानी कि 13 into 12 ये हो जाएगा 156 डिग्री। ठीक है। तो एंगल A 36 डिग्री है, एंगल B 60 डिग्री है, एंगल C 108 डिग्री और एंगल D 156 डिग्री। ठीक है। एक बार देख लो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं इसको। इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। अगर किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल हैं तो हमें शो करना है कि वो एक रेक्टेंगल है। तो देखो, रेक्टेंगल प्रूफ करने का तरीका ये होता है कि कोई भी पैरेललोग्राम
रेक्टेंगल होगा अगर उस पैरेललोग्राम के चारों एंगल्स में से अगर हमने किसी एक एंगल को भी 90 डिग्री प्रूव कर दिया तो फिर वो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कहा जाता है। ठीक है, तो किसी भी पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है कि उस पैरेललोग्राम में जो हमारे चार एंगल्स होंगे उन चारों एंगल्स में किसी भी एक एंगल को 90 डिग्री हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो इसमें हमें दिया हुआ है कि एक पैरेललोग्राम है ABCD, सपोज उसका नाम है, और इसमें गिवन क्या है हमें कि इस पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल है। तो एक डायगोनल तो हमारा ये AC हो गया और दूसरा डायगोनल BD हो गया। तो हमें गिवन क्या है, देखो गिवन है कि पहला तो चीज ये दिया हुआ है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, पहला तो हमें ये दिया हुआ है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, और दूसरा दिया हुआ है कि डायगोनल्स आर इक्वल, यानी कि AC इज इक्वल टू BD, AC और BD हमारे इक्वल है। तो अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव हमें प्रूव करना है कि ये जो ABCD है ये हमारा एक रेक्टेंगल है। टू प्रूव ABCD इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, अब देखो प्रूफ में अगर हम दो ट्रायंगल लें और दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाएं तो वहां से हम रेक्टेंगल की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। अब कैसे बढ़ सकते हैं, उसके लिए देखो अगर हम ट्रायंगल DAB को ले लें और ट्रायंगल CBA, इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर हम कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं तो बाय CPCT ये जो एंगल A होगा वो इस एंगल B के बराबर होगा। ठीक है, तो बाय CPCT एंगल A एंगल B के बराबर हो जाएगा, और जब एंगल A और एंगल B बराबर हो जाएंगे बाय CPCT ना, तो जब ये दोनों एंगल्स बराबर हो जाएंगे, और चूंकि हमें पता है कि AD और BC पैरेलल लाइंस हैं, क्यों, क्योंकि ABCD इज पैरेललोग्राम, ये गिवन है, तो ये एंगल A और एंगल B हमारे को इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। और हमें पता है कि पैरेलल लाइंस के केस में को इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। उसमें से अगर दोनों बराबर है तो वो 2 टाइम्स एंगल A या फिर एंगल B होगा, वहां से हम 90 डिग्री एंगल A और एंगल B को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब हम दोनों ट्रायंगल्स को लेते हैं, उन्हें कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं। तो इन ट्रायंगल DAB and triangle CBA, in triangle DAB and CBA AD is equal to BC, AD is equal to BC, इस वजह से क्योंकि ABCD is a parallelogram, ABCD a parallelogram, फिर AC इज इक्वल टू BD, ये भी तो हमें दिया हुआ है, तो देखो BD इज इक्वल टू AC, ये हमें गिवन है। इसके अलावा AB जो है वो दोनों ट्रायंगल में है, तो AB इज इक्वल टू AB, और ये हमारा कॉमन है। क्लियर, अब देखो भाई साइड साइड साइड, by side triangle DAB is congruent to triangle CBA, triangle DAB is congruent to triangle CBA, therefore by CPCT angle DAB is equal
CBA। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, नाउ सिंस AD is parallel to BC, since AD is parallel to BC, therefore angle DAB and angle CBA are co-interior angles, therefore इन दोनों ट्रायंगल एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री के बराबर होगा, यानी कि एंगल DAB प्लस एंगल CBA इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इस एंगल CBA की जगह पे हम एंगल DAB भी लिख सकते हैं, therefore एंगल DAB को DAB ही रहने दो और इस एंगल CBA को एंगल DAB रखते हो, तो ये हो जाएगा एंगल DAB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स एंगल DAB इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल DAB इज इक्वल टू 180 अपॉन 2, ये आ जाएगा 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल DAB इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो भाई DAB मतलब ये जो एंगल है ये हमारा 90 डिग्री का है, और हमने बोला था किसी भी पैरेललोग्राम में अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का है तो फिर वो पूरा का पूरा जो पैरेललोग्राम होता है वो हमारा एक रेक्टेंगल माना जाता है। ठीक है, ABCD में हमने ये जो एंगल A है उसको 90 डिग्री दिखा दिया, इसका मतलब ये जो पैरेललोग्राम ABCD है ये हमारा क्या होगा भाई, एक रेक्टेंगल होगा। तो बस यहाँ पे यही चीज लिखना है कि इन पैरेललोग्राम ABCD, in parallelogram ABCD angle DAB is equal to 90 degree, therefore ABCD is a rectangle। Proof। ठीक है, एक बार देख लो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दिया है, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज अ रोम्बस। हमें ये प्रूव करना है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल्स यानी कि 90 डिग्री पे, देन इट इज अ रोम्बस। तो वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक रोम्बस होगा। तो रोम्बस के लिए हमें पता है कि क्या प्रूफ करना होता है भाई, कि चारों साइड्स इक्वल हो, बस इतना ही। कोई भी क्वाड्रिलेटरल रोम्बस तभी माना जाएगा जब उसके चारों के चारों साइड्स इक्वल हो जाए। ठीक है, तो चलो सपोज हमने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, ABCD उसका नाम दे दिया। अब इसमें कह रहा है इसके जो दोनों डायगोनल्स हैं यानी कि AC और BD ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। बाइसेक्ट करने के अलावा ये परपेंडिकुलर भी हैं, यानी कि ये चारों जो एंगल्स हैं ये हमारे 90 डिग्री के हैं। ठीक है, ये चीज हमें दिया हुआ है और हमें ये प्रूफ करना है कि ये ABCD एक रोम्बस है। तो देखो सबसे पहले हम गिवन लिख लें। गिवन हम लिख लेते हैं कि डायगोनल्स
बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। इसके अलावा ये जो एंगल्स हैं ये सब के सब 90 डिग्री के हैं, यानी कि एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD इज इक्वल टू एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COB, और ये चारों एंगल 90 डिग्री के बराबर। ये चीज हमें गिवन है और हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ABCD is a rhombus, ABCD is a rhombus। तो अब देखो इसमें क्या करेंगे प्रूफ में, सबसे पहले हम ऑपोजिट साइड्स को इक्वल करेंगे, सबसे पहले हम ऑपोजिट साइड्स को इक्वल दिखाएंगे और उसके बाद एडजेसेंट साइड्स को भी इक्वल दिखाएंगे। ठीक है, पहले हम अपोजिट साइड्स को इक्वल दिखा देंगे, उसके बाद एडजेसेंट साइड्स को इक्वल दिखाएंगे, तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारा चारों का चारों जो साइड्स है वो इक्वल है और इस वजह से ABCD एक रोम्बस है। तो अगर हम अपोजिट साइड्स को इक्वल दिखाना चाहें तो किस तरीके से दिखाएंगे, तो अपोजिट जो ट्रायंगल्स हैं इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे। अगर अपोजिट ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट अगर हम दिखाएंगे तो हमें AB इज इक्वल टू DC मिल जाएगा, और अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा दें तो AD इज इक्वल टू BC मिल जाएगा। ठीक है, अब जब अपोजिट साइड इक्वल हो जाएगा तो फिर हम दो एडजेसेंट ट्रायंगल्स को लेंगे, आसपास वाले ट्रायंगल, और फिर इन दोनों को जब हम कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे तो फिर ये एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी, और फिर तीनों को मिला के हम कहेंगे कि चारों के चारों जो हमारे साइड्स हैं वो इक्वल है, और देयरफॉर ABCD इज अ रोम्बस। तो अब देखो वन बाय वन हम सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को ले रहे हैं। तो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, OA इज इक्वल टू OC, OA इज इक्वल टू OC, ये हमें गिवन है। फिर AOB और COD दोनों एंगल 90 डिग्री के, ये भी हमें गिवन है कि एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी हमें गिवन है। इसके अलावा OB इज इक्वल टू OD, OB इज इक्वल टू OD, ये भी हमें गिवन है। Therefore, by side angle side यानी कि SAS, therefore by SAS congruency rule, triangle AOB is congruent to triangle COD. Therefore by CPCT AB is equal to DC हो जाएगा। ठीक है, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अब हम इन दोनों ट्रायंगल्स को भी लेंगे, यानी कि AOD और COB। तो इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COB, अब इसमें देखो OA इज इक्वल टू OC, OA इज इक्वल टू OC गिवन है। फिर ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो एंगल AOD जो है वो हमारा एंगल COB के बराबर है, और दोनों 90 डिग्री के हैं, ये भी हमें गिवन है। इसके अलावा OD इज इक्वल टू OB, ठीक है, OD इज इक्वल टू OB, ये भी हमें गिवन है। Therefore, by SAS rule, triangle AOD is congruent to triangle COB, and therefore by CPCT AD equals to BC,
AD इज इक्वल टू BC। ये हो गया हमारा सपोज इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद देखो अपोजिट साइड्स तो हमने इक्वल दिखा दिए। अब हम क्या करेंगे, एडजेसेंट ट्रायंगल्स को लेंगे। सपोज हमने ले लिया ट्रायंगल AOD और ट्रायंगल COD, इन दोनों ट्रायंगल्स को, ठीक है। तो अब हम लिखें यहां पे, इसी को पहले मिटा देते हैं। इन ट्रायंगल AOD and triangle COD, in triangle AOD and triangle COD देखो OA is equal to OC, OA is equal to OC, ये हमें गिवन है। फिर एंगल AOD एंगल COD के बराबर है क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। एंगल AOD इक्वल है एंगल COD के और दोनों 90 डिग्री के हैं, ये भी हमें गिवन है। फिर ये जो OD है ये कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में है ये, तो OD इज इक्वल टू OD, ये हमें कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। देयरफॉर इसमें कौन सा रूल लगेगा भाई, SAS। तो भाई SAS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। देयरफॉर बाय CPCT AD इज इक्वल टू DC, AD इज इक्वल टू DC, ठीक है। तो मान लिया इसको इक्वेशन नंबर 3। अब देखो इक्वेशन 1 में क्या था, AB इज इक्वल टू DC, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 AB इज इक्वल टू DC था फर्स्ट इक्वेशन, फिर AD इज इक्वल टू BC, ये था हमारा सेकंड इक्वेशन, और थर्ड इक्वेशन ये है AD इज इक्वल टू DC, ठीक है। तो अब देखो AD जो है BC के भी इक्वल है, AD जो है DC के भी इक्वल है, तो क्या हम इन दोनों को मिला के कह सकते हैं कि BC और DC भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि DC इज इक्वल टू BC, क्लियर। अब अगर हम देखो AB जो है DC के इक्वल है और DC जो है BC के इक्वल है, इसका मतलब AB BC के भी इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि AB जो है वो BC के भी इक्वल है। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे कि AB BC के भी इक्वल है, फिर चूंकि BC AD के इक्वल है तो AB भी AD के इक्वल हो जाएगा, और AD जो है CD के इक्वल है, इसका मतलब AB जो है CD के भी इक्वल हो जाएगा। तो इन सभी इक्वेशंस को मिलाकर हम कह सकते हैं देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, यानी कि चारों के चारों साइड्स हमारे इक्वल है, तो देयरफॉर ABCD इज अ rhombus। प्रूव, ठीक है। तो चलो आज की इस क्लास में इतना ही रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3 तक। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करते हैं जितना हमने आज पढ़ाया आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो हम अपलोड कर देंगे, उस वीडियो को बार बार देखिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो ऑफ करते हैं।